हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट, एक टॉपिक ख़त्म कर लिया हमने। आज बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के ही बारे में जानना है। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। आज स्टार्ट करेंगे बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट से चर्चा को। सामने देख रहे हैं आप बेटा, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर 2-3 दिन हम MCQ करेंगे, देन बेटा टेस्ट होने वाले हैं 2-3 आपके इस चैप्टर के। चलो जी, सामने देखना बेटा सब। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर का, बहुत आराम से समझना। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज होती है, सबसे पहले यही समझ रहे हैं। बेटा बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर आप जो चीज देखते हो वो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट है। कहने के लिए बोलूं बेटा, मेरे लिए मेरा बिजनेस बेटा इस 4 दीवारी के अंदर चलता है। इसके बाहर जो कोई चीज है, हर वो चीज बिजनेस एनवायरनमेंट है। बोलने के लिए बोलूं तो क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? बाबू, एक चीज होती है जिसको हम प्यार से बोलते हैं स्लैप्ट। आपको याद भी रखना है ये चीज बेटा। स्लैप्ट की फुल फॉर्म क्या है? सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, इन्हें हम प्यार से बोलते हैं स्लैप्ट। और क्या है बिजनेस के बाहर बेटा? बिजनेस के बाहर से आते हैं बेटा आपके पास कस्टमर, बिजनेस के बाहर से आते हैं बेटा आपके सप्लायर्स, आपकी गवर्नमेंट, आपके वर्कर, आपके शेयर होल्डर, आपकी कम्युनिटी, और बहुत कुछ आता है बेटा। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज होती है? द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं बेटा इन बाहर वाली सारी चीजों का टोटल कर दूं ना, तो बेटा ये बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है जी। क्या क्या चीज है अभी बिजनेस एनवायरनमेंट में? मैंने बोली बेटा स्लैप्ट तो 5 चीजें तो ये अलग ही हैं। स्लैप्ट को याद रखा है आपने। सोशल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, स्लैप्ट। इसके अलावा आपके कस्टमर, आपके कॉम्पिटिटर, आपके सप्लायर, आपके वर्कर, शेयर होल्डर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सब क्या है बेटा? ये सब भी आता है बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल हर चीज का टोटल, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस। सारे एक्सटर्नल फैक्टर का टोटल करो, सारी फोर्सेस का टोटल करो, ये बेटा मिलाकर बनेगा बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर बात? अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बेटा, सुनना बहुत आराम से, मेरी बात सुनना बेटा। इन स्लैप्ट को ना हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस। स्लैप्ट को हम बोलते हैं बेटा जनरल फोर्सेस, और बेटा बाकी बची हुई इन सारी आइटम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। अभी बताऊंगा बेटा स्लैप्ट में क्या क्या आता है, मेरे कोर्स में डिटेल टॉपिक है स्लैप्ट। आज हल्की बहुती चर्चा तो इसके ऊपर करके ही जानी है मुझे बेटा। स्लैप्ट को मैं बोलता हूं जनरल फोर्सेस, और बेटा बाकी बची हुई सारी आइटम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। ऐसा क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि अगर ये या ये इंपैक्ट डालेंगे ना, तो सिर्फ मेरे बिजनेस पर डालेंगे, स्पेसिफिकली इंपैक्ट डालेंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। लेकिन बेटा अगर स्लैप्ट ने इंपैक्ट डाला ना, ये एक बिजनेस को नहीं अफेक्ट करते, ये उस बिजनेस की सारी इंडस्ट्री को के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जनरल फोर्सेस। क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं डालेंगे, पूरी इंडस्ट्री पर इंपैक्ट डालेंगे, एज अ होल इंपैक्ट डालेंगे, इसलिए इनका नाम दिया गया जनरल फोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हो जाना चाहिए बेटा। देखो मैंने अभी ये नहीं बताया कि इनमें से क्या क्या चीजें हैं, स्लैप्ट में क्या क्या जाता है, सोशल फोर्सेस में क्या होता है, लीगल में क्या होता है, इकोनॉमिक में क्या होता है, पॉलिटिकल में क्या होता है, या टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है, मैंने अभी नहीं बताया आपको। लेकिन एक बार अब बोल रहा हूं आपको, एक इक्का दुक्का बात, ताकि आपको याद रह जाए, फिर अभी डिटेल डिस्कशन भी करूंगा बेटा। इकोनॉमिक फोर्सेस, ये जो ई दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सारी इकोनॉमिक्स की टर्म जाती है। चाहे बात कर लो इंटरेस्ट रेट की, चाहे बात कर लो इन्फ्लेशन रेट की, चाहे बात कर लो डिस्पोजेबल इनकम की, चाहे बात कर लो बेटा एक्सचेंज रेट की, चाहे बात कर लो जीडीपी की, चाहे बात कर लो नेशनल इनकम की, जितनी टर्म आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो सब जाती है इकोनॉमिक फोर्सेस में। पॉलिटिकल फोर्सेस में क्या जाता है अभी समझ लो, और कुछ ना बोलूं तो सरकार जाती है बेटा। किसी भी देश की गवर्नमेंट पॉलिटिकल फोर्स का पार्ट होती है, ठीक है ना। ये 2 बात तो दिमाग में फिट बैठ गई ना, ताकि मेरा एग्जाम्पल देना आसान हो जाए। अब एक बात सोचना बहुत आराम से बेटा, पॉलिटिकल फोर्स में एक चेंज हुआ
और ये चेंज हुआ बेटा बिहार में। बिहार में बेटा इलेक्शन थे, इलेक्शन जीत गई नीतीश सरकार, ठीक है ना। नीतीश बेटा जो वहां पर रेजिडेंट है बिहार के, वो सीएम बन गए बेटा, ठीक है। अब नीतीश सरकार आ गई, जैसे ही नीतीश सरकार आई, नीतीश सरकार ने बोल दिया बिहार में लिकर बैन, हमने बिहार में लिकर को बैन कर दिया अब से बेटा। बेटा जब आपने लिकर को बैन करा, अब एक बात को बहुत आराम से समझना, सर ये बोला किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की लिकर बैन, ये कह दिया रॉयल स्टैग की लिकर बैन, ऐसा तो नहीं कहा ना बेटा, उसने कहा लिकर बैन। अब एक बात सोचो, इसने जो मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डाला, किसी एक बिजनेस पर इंपैक्ट डाला, किसी एक लिकर कंपनी पर नहीं बेटा, इसने पूरी की पूरी लिकर इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट डाला, एज अ होल इंपैक्ट डाला, सारी लिकर इंडस्ट्री तबाह होगी वहां की। समझ आई बात? ये जब भी इंपैक्ट डालते हैं, सारी इंडस्ट्री पर इंपैक्ट डालते हैं, एज अ होल इंपैक्ट डालते हैं, इसीलिए बेटा इनको बोला क्या, जनरल फोर्सेस। एक एग्जांपल समझ में आया पॉलिटिकल एनवायरमेंट का? लो इकोनॉमिक एनवायरमेंट का एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा। बाबू डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, कारें बिकनी बंद हो गई। अब सिर्फ मारुति सुजुकी की कारें बिकनी बंद होगी क्या? जब नोटबंदी हुई कार नहीं बिकी बेटा, 1.5 महीने में सारी इंडस्ट्री चौपट होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बेटा सिर्फ मारुति सुजुकी तबाह हुई क्या? सिर्फ एक बिजनेस इंपैक्ट हुआ क्या? नहीं बेटा, पूरी इंडस्ट्री पर इंपैक्ट पड़ा, एज अ होल इंपैक्ट पड़ा। तो बेटा ये जब भी इंपैक्ट डालते हैं, ये एक बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं डालते, पूरी इंडस्ट्री पर डालते हैं, एज अ होल इंपैक्ट डालते हैं, इसलिए इनको बोला गया जनरल फोर्सेस। ये जनरल इंपैक्ट डालते हैं बेटा, ठीक है ना। या इनके इंपैक्ट को बेटा आप ये भी बोल सकते हो, ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालती है, ठीक है ना। डायरेक्टली एक बिजनेस पर इंपैक्ट ना डालकर ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती है, ठीक है जी, बात समझ आई बेटा। अब इस पर आओ वापस, लो इसके एग्जाम्पल देता हूं बहुत सारे बेटा। शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, वर्कर, कम्युनिटी या और भी कुछ चीजें, कॉम्पिटिटर, ये सब क्या होते हैं बेटा, स्पेसिफिक फोर्सेस। ये जब इंपैक्ट डालते हैं बेटा, मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस पर, इसीलिए बेटा इनके इंपैक्ट को बोला गया स्पेसिफिक इंपैक्ट, इसीलिए इनको बोला जाता है स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्कर स्ट्राइक पर बैठ गए और बेटा 10 दिन तक स्ट्राइक से नहीं हटे। सर किसी और बिजनेस पर इंपैक्ट आया? किस पर इंपैक्ट आया? सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर इंपैक्ट आया बेटा, स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली एक बिजनेस पर इंपैक्ट आया, इसीलिए बेटा इनके इंपैक्ट को बोला जाता है स्पेसिफिक इंपैक्ट या स्पेसिफिक फोर्सेस। समझ आई बात? एक और बात एग्जांपल देता हूं बेटा, शेयर होल्डर का एग्जांपल देता हूं बेटा। मार्क जुकरबर्ग के घर बेटी ने जन्म लिया, उसने इस खुशी में फेसबुक के 98% शेयर डोनेट कर डाले, ठीक है ना। एक बात बताओ बेटा, फेसबुक के ही तो शेयर बेचे हैं, या ट्विटर पर इंपैक्ट आ जाएगा इस चीज से? सर शेयर होल्डर जब भी इंपैक्ट डालते हैं, स्पेसिफिकली और स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है ना। इसीलिए या तो आप इनके इंपैक्ट को बोल सकते हो स्पेसिफिक इंपैक्ट, या इनके इंपैक्ट को बोला जाता है डायरेक्ट इंपैक्ट, मेरे बिजनेस पर बिल्कुल डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इनका बेटा, ठीक है ना। और इन्हीं को हम प्यार से स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। पहले बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है ना। अगर पेपर पूछे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर एंड फोर्सेस, ठीक है ना। सारे फैक्टर सारी फोर्सेस का टोटल करो बेटा, बन गया बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इन सबको मिलाकर बोला जाता है बेटा कॉम्प्रिहेंसिव मेगा फोर्सेस, बस ये वर्ड ध्यान रखना आप, इन सबको मिलाकर बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेगा फोर्सेस। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक से ज्यादा, कॉम्प्रिहेंसिव मेगा फोर्सेस, ठीक है जी बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट के मैंने 2 फीचर पढ़ा भी दिए आपको, ठीक है ना। आपको बता देता हूं, पहला फीचर है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है ना। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहता है बेटा सम टोटल कर दो एक्सटर्नल फोर्सेस का, ये तो मैंने डेफिनेशन समझाते ही समझा दिया बेटा कि सम टोटल करना है। दूसरा बेटा फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये अभी मैं बता ही चुका हूं बेटा, किसको मैं स्पेसिफिक फोर्स बोलता हूं और किसको मैं जनरल फोर्स बोलता हूं, क्लियर। अब बेटा एक बार हल्का सा डिस्कशन स्लैप्ड पर हो जाए, फिर दोबारा बेटा मैं सारे फीचर्स का डिस्कशन करता हूं, बचे हुए सारे फीचर का, ठीक है जी। स्लैप्ड क्या चीज है बेटा, बहुत आराम से सुनना, मैं बाबू मोस्ट डिटेल्ड इसको बताने वाला हूं। अगर आज टाइम बच गया तो आज ही स्टार्ट कर दूंगा, नहीं बचेगा तो कल स्टार्ट होगा ये,
ठीक है ना, लेकिन एक बार पहले इसके ऊपर छोटा छोटा ओवरव्यू ले लो, ठीक है ना, बहुत आराम से सुनना बेटा। सबसे पहली चीज आती है सोशल फोर्सेस। बेटा सोशल फोर्सेस में क्या क्या आता है, दो बातें आपने वर्ड याद रखने हैं, हर एक में दो वर्ड आपने याद रखने हैं, एक कस्टम और दूसरा ट्रेडिशंस, ठीक है ना। बेटा सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं कस्टम्स और ट्रेडिशन। कस्टम्स क्या होते हैं बेटा बाबू, कस्टम्स उनको बोला जाता है जिसको हम फॉलो करते हैं ईयर्स ओवर ईयर, डिकेड्स ओवर डिकेड्स, सेंचुरी ओवर सेंचुरी, जिनको बेटा मैं सालों साल फॉलो करता चला जा रहा हूं, दसियों साल फॉलो करता चला जा रहा हूं, 100 साल फॉलो करता चला जा रहा हूं, उन्हें हम बोलते हैं कस्टम। बेटा ट्रेडिशंस क्या होते हैं बेटा, मार्केट ट्रेंड, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं बेटा वो ट्रेडिशंस है, ठीक है ना। सोशल एनवायरनमेंट दो बातों से मिलकर बना है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस, ठीक है ना। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अब यहां से एक बात पहले और समझ लेना बेटा, ये सब मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। कोई तो बेटा जनरल इंपैक्ट डालता है, कोई स्पेसिफिक इंपैक्ट डालता है, लेकिन इंपैक्ट सारे डालते हैं। और इंपैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा। इंपैक्ट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रख लेना, इसमें से एक भी चीज बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते इनमें से बेटा, कि सबकी तरफ नजर घुमा लो बेटा, बिजनेस एक भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। बिजनेस एक भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये सब मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। चलो जी अब एग्जांपल देता हूं, सुनना बेटा। सोशल फोर्सेस में दो बातें आती हैं, कस्टम और ट्रेडिशन। एक बात सोचो बेटा, हमारे यहाँ दिवाली पे कस्टम है कि हम क्या करते हैं, अपनी सारी रिलेटिव्स को क्या करते हैं, गिफ्ट पैक देते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है गिफ्ट पैक बेटा, कन्फेक्शनरी आइटम, स्वीट्स हो सकती हैं बेटा, या क्रॉकरी हो सकती है, या कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हो सकता है। अब एक बात सोचो बेटा, जो कंपनीज या जो बेटा शॉपकीपर स्वीट्स बनाकर बेचते हैं बेटा, क्या उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रेट करो दिवाली? उन्होंने तो नहीं कहा बेटा, कस्टम चला आ रहा है बेटा, 100 साल से फॉलो करते चले जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो आगे भी पता नहीं कितने साल तक फॉलो करते चले जाएंगे। अब बेटा उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन जैसे ही दिवाली का सीजन आता है उनका बिजनेस बेटा दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाता है, हाइक पर आ जाता है बेटा बिजनेस, ठीक है ना। बाबू क्या उनके बिजनेस पर इंपैक्ट डाला सोशल एनवायरनमेंट ने? डाला, और बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। आज की तारीख में अगर आप सोचो बेटा, लोग हेल्थ कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, ट्रेंड है बेटा, ठीक है ना। लोग हेल्थ कॉन्शियस होते चले आ रहे हैं, जिमिंग प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है, सप्लीमेंट्स प्रोटीन की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है, मिनरल वाटर की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। सर क्या है ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है बेटा। अब ट्रेंड की वजह से क्या हो रहा है बेटा, कई लोगों के बिजनेस बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग जिम प्रोडक्ट बेचते हैं बेटा, या जिम के सप्लीमेंट्स बेचते हैं बेटा, या मिनरल वाटर बेचते हैं, उनका बिजनेस बेटा बहुत तरक्की करता चला जा रहा है। क्या उन्होंने कहा बेटा आपको कंज्यूम करने के लिए सप्लीमेंट? क्या उन्होंने कहा बेटा घर पर जिम लगाओ? लेकिन बेटा उनके बिजनेस पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो बेटा सोशल फोर्सेस में क्या आते हैं बेटा, आते हैं कस्टम, आते हैं ट्रेडिशंस, और ये मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा, बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है बेटा, लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं दुनिया के सारे लॉ, ठीक है ना। चाहे बेटा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने हैं, चाहे बेटा वो स्टेट लेवल पे बने हैं, और चाहे बेटा वो नेशनल लेवल पे बने, ठीक है ना। यानी कि बेटा लॉ बनाने वाली आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट हो बेटा, या डीएम ने बनाया हो कोई कानून आपके शहर के लिए बेटा, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया। कोविड में बहुत सारे कानून बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनते थे, ऐसे ही बोलते था ना सीएम या पीएम अपनी स्पीच में, वहां के रिस्पेक्टिव डीएम डिसाइड करेंगे कैसे शॉप खुलवानी है, किस टाइम तक खुलेगी, वो सब वो देखे केसेस के हिसाब से, ठीक है ना बेटा। तो बेटा अगर कोई कानून डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना, या स्टेट लेवल पे बना, या सेंटर लेवल पे बना, ये सब मिला लो बेटा, ये लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, बात ओके। अभी बेटा इस पे फर्दर डिस्कशन ही, एक आध एग्जांपल कहते हो तो दे देता हूं बेटा, एक आध एग्जांपल चाहिए तो बताओ बेटा। लॉ का बहुत सारे लॉ हैं इंडिया में, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कंपनीज एक्ट 2013, तो क्या ये लीगल एनवायरनमेंट का एग्जांपल नहीं है बेटा? है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कोविड के टाइम पर डीएम ने कोई कानून बनाया बेटा, जिससे आपके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ने लगा,
मान लो बेटा ये डिसाइड हुआ कि एक तरफ लेफ्ट साइड की शॉप खुलेगी, एक बार राइट साइड की शॉप खुलेगी, और संडे ऑफ रहेगा, 3 दिन ये दुकानें खुलेंगी, 3 दिन ये। सर आपका बिजनेस के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आया क्योंकि दुकानें नहीं खुल रही थी। सर तो लॉ से बेटा पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और कंट्रोल में आपके कोई चीज नहीं होती, बस ये बात ध्यान रखना। क्लियर बात? अभी बहुत सारी बातें करनी है मुझे लीगल एनवायरमेंट की, अभी टेंशन मत लेना, मेरे पास 1000 एग्जाम्पल होंगे। बेटा आगे बढ़ना, बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट की। मैं इसका बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, इकोनॉमिक्स की सारी टर्म इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, डिस्पोजेबल इनकम, डीमोनेटाइजेशन, जीडीपी, नेशनल इनकम, जो आपको समझ में आता है बेटा सब यही। ठीक है जी। बेटा पॉलिटिकल एनवायरमेंट में कौन आता है बेटा? रूलिंग पार्टी आती है बेसिकली। तो बेटा एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। बेटा एग्जांपल भी दे दूंगा, अभी सुनना। रूलिंग पार्टी क्या होती है? इलेक्शन जीतती हुई पार्टी बेटा। सेंटर में इलेक्शन बीजेपी जीती हुई है तो बीजेपी बेटा, ठीक है ना। आपकी तो स्टेट में भी बीजेपी जीती हुई है तो बेटा बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, ठीक है ना। बेटा पॉलिटिकल एनवायरमेंट में क्या आता है? एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस। रूलिंग पार्टी किस बिजनेस को कैसे देखती है बेटा, उसका नजरिया आता है बेटा। और आपको बता देता हूं बेटा, हर गवर्नमेंट का हर बिजनेस को देखने का नजरिया अलग है। कोई बेटा किसी बिजनेस को पॉजिटिव तरीके से देखता है, दूसरा ही उस बिजनेस को बड़े नेगेटिव तरीके से देखता है। जैसे कि एक बात बता देता हूं, जब बेटा 2017 में इलेक्शन हुए यूपी में, तो बेटा बोला गया, बीजेपी सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि अगर हम पावर में आए ना तो सारे बूचर हाउस बंद करा देंगे एक दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर। बूचर हाउस समझते हो ना? अरे जहाँ गायें काटी जाती हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यार, मेरे को हिंदी में तो नहीं पता, ठीक है ना। बूचर हाउस बेटा पता ही है, जहां पर गायें काटी जाती हैं, भैंस काटी जाती है। बेटा उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर अंदर बंद करा देंगे, ठीक है ना। तो ये दिखाई दे रहा है बेटा एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस, कि रूलिंग पार्टी का एटीट्यूड कैसा है किस बिजनेस के लिए। समझ आई बात? ठीक है ना। एग्जाम्पल और दे देता हूं बेटा। बाबू इंडिया में एक लॉ पास हुआ है, ठीक है ना, ऑल्दो फॉलो होता है कि नहीं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 500 मीटर के दायरे में कोई तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान नहीं होगी। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 500 मीटर तक पान, बीड़ी, गुटखे, सिगरेट की दुकान नहीं हो सकती। लॉ पास हुआ है, वो छोड़ दो इलीगली क्या होता है बेटा। आप ये सोचो बेटा क्या एटीट्यूड है रूलिंग पार्टी का किस बिजनेस के लिए। सर ये तो दिखाई दे रहा है ना कि बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है ऐसे बिजनेस के लिए। वो नहीं चाहते बेटा कि पढ़ने वाले बच्चे इन सब चीजों के बेटा कंज्यूम करें। हैं सर बनाया किसने है? बनाने वाली तो सरकार है ना। सर दोनों चीजों में आएगा ये, ठीक है ना। पॉलिटिकल एनवायरमेंट, रूलिंग पार्टी का एटीट्यूड टुवर्ड बिजनेस, उन्होंने कानून पास कराया तो ये लीगल एनवायरमेंट भी आएगा। समझ आई बात? ओके। एग्जाम्पल और बहुत है बेटा, कराते टाइम और ज्यादा दूंगा, अभी रुक के चलो, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक जो पूरा करना है वो पहले देखते हैं। बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में आती है बेटा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। सारे इनोवेशन इसमें आते हैं बेटा जब आप नए मेथड सोचकर बेटा गुड्स प्रोड्यूस करते हो। समझाने के लिए आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के। कीपैड फोन आया करते थे ब्लैक एंड वाइट, कीपैड फोन आने लगे कलर्ड, देन बेटा स्मार्टफोन का जमाना आया, देन डुअल सिम का जमाना आया बेटा, और करते करते कहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है ना बेटा। कभी 2G था, फिर 3G था, फिर 4G था, 5G की तैयारियां चल रही हैं बेटा। ये सब क्या है बेटा? ये साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन है, ठीक है ना। कभी लैंडलाइन फोन था बेटा, मोबाइल फोन में कन्वर्ट हुआ, ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है। किसी टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, देन कलर्ड हुए, देन LCDs हुए, LEDs हुए, देन बेटा कर्व टीवी हुए, प्लाज्मा टीवी हुए, ये सब इनोवेशन है, ठीक है ना बेटा। तो इनोवेशन कहाँ आता है बेटा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। और बहुत सारी चीजें आती हैं बेटा, ये लेकिन टाइम के साथ साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल एक बार ओवरव्यू तो मिल गया ना आपको कि स्लेप्ट में क्या क्या आता है, ठीक है जी। मेरी तरफ देखना, एक बार जितना किया फटाफट से रिपीट करते हैं फिर भागते हैं बेटा। बाबू सबसे पहले हमने बात करी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है। बिजनेस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो चीज आपको दिखाई देती है बेटा, सबका टोटल करो बिजनेस एनवायरनमेंट है। मैंने आपको ये बात बोली बेटा, देखो मेरे लिए मेरा बिजनेस बस इस 4 दीवारी के अंदर है, इसके बाहर जो चीज है बेटा उस सब का टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट है। चाहे बेटा बाहर स्लैप्ट है,
चाहे बेटा कस्टमर है, मेरे सप्लायर है, मेरे कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, वर्कर है, सब बेटा बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है ना। स्लैप्ड को हम बोलते हैं जनरल फोर्सेस, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री पर इंपैक्ट डालता है, एज अ होल इंपैक्ट डालता है बेटा, इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। ठीक है ना बेटा। और बाकी सबको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है, स्पेसिफिक इंपैक्ट डालता है, और बेटा डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। यार इतनी बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब बहुत आराम से बढ़ते चलेंगे आगे, बहुत अब मुश्किल हेडिंग आने वाली है एक दो। ठीक है ना, इसको संभालना बेटा। बिजनेस एनवायरमेंट का ना थर्ड फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है ना, थर्ड फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब होता है बेटा? इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि बेटा बिजनेस एनवायरमेंट का एक फैक्टर दूसरे से रिलेट करता हुआ होता है। इंटर रिलेटेडनेस कहता है एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेट करता है। और बेटा एग्जांपल देते हैं, ऐसे तो क्या ही समझ में आएगा बेटा क्या एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेट करता है कि नहीं। मेरी तरफ देखना बेटा, गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट का बदलना इज पॉलिटिकल चेंज। ठीक है, और गवर्नमेंट ने बदलते ही ना अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का बदलना इज इकोनॉमिक चेंज। यानी कि बेटा एक फैक्टर अगर बदलता है तो बेटा दूसरा भी बदल सकता है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक फैक्टर अकेला नहीं बदलता बेटा, एक फैक्टर कई फैक्टर को बदल सकता है। क्या बोलता है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्वालिटी है? एक फैक्टर एक फोर्स दूसरे से रिलेट जरूर करती है बेटा। समझ में आया इंटर रिलेटेडनेस क्या है? और एग्जांपल देता हूं बेटा इंटर रिलेटेडनेस के। गवर्नमेंट बदली और गवर्नमेंट ने क्या करा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एक बहुत वास्ट चेंज कर दिया। बोल दिया कि 10 साल के अंदर अंदर हमें पेट्रोल डीजल वाले सारे व्हीकल बंद चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए बेटा सड़कों पे चलता हुआ। सर एक फैक्टर बदला और एक फैक्टर ने दूसरे फैक्टर को बदल दिया, इंटर रिलेटेडनेस। गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट ने बेटा जीएसटी एक्ट पास कर दिया, एक नया लॉ ले आई बेटा। एक फैक्टर के बदलने से दूसरा फैक्टर बदलता है, इंटर रिलेटेडनेस। क्लियर हुई बात? इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है? एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेटेड है, यही इंटर रिलेटेडनेस है। क्लियर बात? अभी हमने 3 बातें करी बेटा। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? टोटल है बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस का, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तीसरी बात करी मैंने इंटर रिलेटेडनेस। बात क्लियर बेटा? चौथी हेडिंग सबसे मुश्किल हेडिंग, और नाम भी इसका ऐसा ही है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी। है खुद में ही मुश्किल है। नहीं बुक मैं ये नहीं कराता। चौथे पे डायनेमिक है, 5वें पे अनसर्टेनिटी है, 6ठे पे देख लिखी हुई है तेरे नोट्स में। ठीक है ना। लेकिन इंटर रिलेटेडनेस के बाद हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाता हूं मैं। सुनना जरा, मेरी तरफ देखना बेटा। ये इंटर रिलेटेडनेस का ही ना एक्सटेंशन है। ये हेडिंग जो है इंटर रिलेटेडनेस का ही एक्सटेंशन है। फर्क समझना इन दोनों में, क्योंकि पेपर में आइडेंटिफाई आपने करना है बेटा। देखो इंटर रिलेटेडनेस बस इतनी सी बात बोलती है, ये कम बात बोलती है, छोटी बात बोलती है। ये बोलती है एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेट करता है, बस इंटर रिलेटेडनेस इतना सा है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है ये सुनना। देखो कॉम्प्लेक्सिटी कहता है बेटा आप क्या करते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने की कोशिश करते हो। आपको बता देता हूं, हर बिजनेस ना बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर रिक्रूट करता है। इस मैनेजर का काम क्या होता है बेटा? ये क्या करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को ना देखने की कोशिश करता है। ठीक है ना। दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब पता है क्या? फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। ठीक है ना। और यानी कि बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है बेटा? इस मैनेजर का काम यह है बेटा कि प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि क्या चेंज हो सकता है अगला बिजनेस एनवायरनमेंट में। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है सुनना। कॉम्प्लेक्सिटी कहती है बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर एक फैक्टर का ना अपने बिजनेस पर इंपैक्ट रिकॉग्नाइज मत करना। एक फैक्टर का इंपैक्ट तो कोई भी रिकॉग्नाइज कर देगा बेटा। मैं बोलता हूं आपका बूचर हाउस है, सर्वे बोल रहे हैं बीजेपी सरकार आ रही है और बीजेपी सरकार ने बोला हुआ है कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर बूचर हाउस बंद कर देंगे। सर कोई भी देख लेगा इंपैक्ट कि अगर ये सरकार आ गई तो मेरा धंधा बंद होने वाला है, अभी ताला लगा देता हूं मैं तो। ठीक है ना। एक इंपैक्ट को तो कोई भी देख सकता है। ये क्या कहती है हेडिंग कॉम्प्लेक्सिटी? आप एक चीज का इंपैक्ट अपने बिजनेस पर मत देखो। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेटेड होता है।
अगर एक फैक्टर बदला, उसने दूसरे फैक्टर को बदल दिया, वो मेरे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डालेगा, ये जानना बहुत कॉम्प्लेक्स है। दोबारा बोलता हूं, टेंशन मत लो। इंटर रिलेटेडनेस ने क्या बोला, बस एक छोटी सी बात, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेटेड होता है, एक बदलेगा दूसरा बदल सकता है, बस ये बोला ना। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है, सुन लो। कॉम्प्लेक्सिटी कहती है एक फैक्टर बदला और वो मेरे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डालेगा, ये जानना बहुत आसान है, इसको तो कोई भी देख सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि आप एक फैक्टर का इंपैक्ट ही क्यों देख रहे हो, क्योंकि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से रिलेटेड होता है। सरकार बदली, वो लॉ बदल देगी, ये लॉ का बदलना आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डालेगा, ये जानना बड़ा मुश्किल है। सर ये क्यों देख रहे हो, योगी सरकार बदलेगी मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, योगी सरकार आएगी, वो किसी और चीज पर भी इंपैक्ट डालेगी, वो मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, ये जानना ही तो कॉम्प्लेक्स है। सर ये तो बहुत सबने सोच लिया होगा कि मोदी सरकार आएगी मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगी, ये तो सोचना बहुत आसान है। आप एक फैक्टर का इंपैक्ट देख ही क्यों रहे हो बेटा, ये इंटर रिलेटेड भी तो होते हैं। मोदी सरकार आएगी, कौन सा नया कानून ले आएगी, वो मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, ये जानना कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है, समझाने के लिए फिर एग्जांपल। बेटा मोदी सरकार आएगी, आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगी, पता नहीं कितनों ने सोचा होगा, लेकिन किसी ने सोचा होगा मोदी सरकार आएगी डीमोनेटाइजेशन कर देगी, डीमोनेटाइजेशन मेरे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डालेगी, यही तो जानना कॉम्प्लेक्स है। मैं नहीं मानता दुनिया के किसी बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर ने इसको आइडेंटिफाई किया कि मोदी सरकार आकर क्या करेगी, डीमोनेटाइजेशन कर देगी। 8 बजे डीमोनेटाइजेशन हुआ, 7:55 तक भी किसी को नहीं पता होगा। सर यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है। क्लियर बात, समझ आई कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज है, 4 बातें क्लियर। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी। अब बेटा बात करते हैं डायनेमिक नेचर की, आ जाओ वापसी बेटा। बाबू हेडिंग का नाम है डायनेमिक नेचर, मेरी तरफ देखना पुत्र, सारे सामने देखो बेटा। डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा कहता है बिजनेस एनवायरमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग। बेटा बिजनेस एनवायरमेंट में ये जितने फैक्टर, जितने फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, दे कीप्स ऑन चेंजिंग। एक भी चीज कांस्टेंट नहीं है, एक भी चीज। समझाने के लिए बेटा लो इस पे चर्चा करते हैं। बेटा देखो यहां से शुरुआत करते हैं। बेटा आपको लगता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट कांस्टेंट हो जाता है, एक जगह पे जाके इनोवेशन बंद हो जाती हैं? आपको लगता है 5G के बाद 6G का भी नहीं आएगा? सर अगर आप ये कहते हो तो मैं कह सकता हूं कांस्टेंट होता है, आएगा ना, तरक्की तो पक्का होगी ना, यानी कि ये एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं हो सकता। सर आपको लगता है बेटा एक बार जो सरकार आके बैठ गई बस वही बैठी रहेगी? मान ही नहीं सकते आप इस बात को, तो ठीक है ना, तो यानी कि ये भी चीज कांस्टेंट नहीं है बेटा, ये भी डायनामिक है बेटा। बाबू इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये तो बिल्कुल ही ना कहना। इंटरेस्ट रेट, सर अभी आरबीआई पता लगे, आप यहाँ बैठे हो, आरबीआई के पीछे से अनाउंसमेंट हो, इंटरेस्ट रेट बदल गया। सर एक्सचेंज रेट के बारे में सोचो, आप मोबाइल खोल के देख लो बेटा, आपके देखते देखते 10 बार बदल जाएगा बेटा 10 सेकंड में। सर ये भी कांस्टेंट नहीं होता, कीप्स ऑन चेंजिंग। लीगल एनवायरमेंट, लॉ कांस्टेंट होते हैं। सर कितनी बार लॉ में आप चेंजेस होते हुए देखते हो, नए लॉ पास होते हुए देखते हो, पुराने खत्म होते हुए देखते हो, तो बेटा कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? तो कितने चेंजेस होते रहते हैं, हर साल चेंजेस होते रहते हैं, कांस्टेंट तो नहीं है ना। कंपनीज एक्ट 1956 था, सर रह क्या होगा 60 साल आपके देश में, कभी तो बदला है ना। आ गया ना कंपनीज एक्ट 2013, प्रोविजन तो बदलते ही रहते हैं बेटा। तो भाई वो ये तो नहीं कह सकते कि आपकी कांस्टेंट ही चीज है, नए नए लॉ की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती रहती है। ठीक है ना जी। बाबू सोशल एनवायरमेंट, ये एक ऐसा मुद्दा है जिनको दुनिया को लगता है ये चीजें कांस्टेंट होती है, और मैं हर बार बताता हूँ ये कांस्टेंट नहीं होता बेटा। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, देखो सोसाइटी में ट्रेंड लगातार बदलते हैं बेटा। ठीक है ना, किसी टाइम पर फास्ट फूड खाने का ट्रेंड था, ठीक है ना, किसी टाइम पर इटालियन खाने का ट्रेंड आया, और किसी टाइम पर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो ट्रेंड बदल रहे हैं। आज की तारीख में नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन देखो बेटा, पहले जमाने में सोचो वर्किंग वुमेन होती कितनी थी, और आज सोचो वर्किंग वुमेन कितनी है। तो बेटा ट्रेंड लगातार बदलते हैं और बदलते रहेंगे बेटा। ठीक है ना। रही बात कस्टम की, बेटा कस्टम रेगुलरली बदलता है, ध्यान रखना। देखो आपको पता है क्या लगता है, देखो दिवाली एक कस्टम है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ईद एक कस्टम है बेटा, कांस्टेंट है। सर आप नए कस्टम जोड़ते रहते हो,
इंसान की फितरत है बेटा नई नई चीजें ऐड करना, ठीक है ना। जैसे कि हमेशा एग्जांपल देता हूं बेटा, गणेश विसर्जन हमारा फेस्टिवल नहीं है, नॉर्थ इंडिया वाले सेलिब्रेट नहीं करते थे बेटा, लेकिन आप सोचो आज की तारीख में कितनी तेजी से नॉर्थ इंडियंस ने कस्टम को अडॉप्ट किया है सर। हाँ, लेकिन बेटा पता है क्या होता है, कस्टम्स क्या होते हैं जिनको हम कई साल फॉलो करते हैं, ट्रेंड सालों में नहीं चलते, ट्रेंड का कुछ नहीं पता 6 महीने में खत्म हो जाए। कस्टम्स वो चीज है जिनको हम फॉलो करते हैं ईयर्स ओवर ईयर्स, डिकेड्स ओवर डिकेड्स, सेंचुरी ओवर सेंचुरी। अब मेरे को तो नहीं लगता भाई ये कई डिकेड से पहले खत्म होगा, कई डिकेड्स हम फॉलो करेंगे बेटा, उसके बाद बदल देगा तो बदलेगा, लेकिन बेटा कांस्टेंट कुछ नहीं होता, बस ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। बिजनेस एनवायरमेंट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, एक भी चीज बेटा कांस्टेंट नजर आई है ही नहीं, इसलिए बोला जाता है बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। क्लियर बात, बढ़े हैं आगे। चलो जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। 5th हेडिंग है बेटा अनसर्टेनिटी। बेटा ये बहुत काम की हेडिंग है। अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटा, बिजनेस एनवायरमेंट में कोई ऐसा इंसान या कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर नहीं है जो सर्टेनिटी से कह दे कि अगला चेंज यही होगा एनवायरमेंट में। बेटा कंपनीज रखती हैं बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर, बहुत बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बेटा इनकी जॉब दुनिया की सबसे रिस्की जॉब है। सर आप एक फैक्टर का चेंज बता सकते हो, मान लो बेटा आपने कोई बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर रखा, उसने बता दिया जी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना, उसने ये बता दिया जी सोशल एनवायरनमेंट में ये चेंज हो सकता है, लेकिन बेटा एक दो ही चेंज बता सकते हो आप ये पहली बात तो जो आपने एक या दो चेंज बताए हैं वो सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। दूसरी बात, एक फैक्टर बदलेगा वो दूसरे को भी तो बदलेगा, और वो दूसरा क्या इंपैक्ट डालेगा सर ये बताना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम बेटा। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि बिजनेस स्कैनिंग मैनेजर भी जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए, कभी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता बेटा कि अगला चेंज क्या हो सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ फैशन इंडस्ट्री एंड आईटी। ये दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा तेजी से बदलने वाली इंडस्ट्री है, इन दोनों में तो कोई नहीं बता सकता जी अगला फैशन क्या होगा और अगला आईटी में क्या चेंज आएगा। सर आईटी के चेंजेस जानते हो ना बेटा, अभी आप देखते हो कहीं ना कहीं कुछ न्यूज सुनते हो कि एक होटल है 100% रोबोट्स पे चला गया, सुने ऐसी न्यूज बहुत बार आती है बेटा, ठीक है ना, होटल 100% रोबोट, सारे वेटर रोबोट्स हैं। आज सोचो बेटा आईटी के चेंजेस कितने खतरनाक है बेटा, प्रिडिक्ट कर पाना कि अगला चेंज क्या होगा सर सबसे मुश्किल काम, बहुत ही अनसर्टेन चीज, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा मैं बात कर रहा हूं फैशन इंडस्ट्री की, सर पता होता है फैशन क्या होने वाला है, आपको बताइए बेटा, ठीक है ना, टीवी उठा के देख लो समझ आता है ये फैशन है, ये फैशन है। आप अपनी आज से 10 साल पुरानी कोई पिक उठाकर देख लो, आपको लगता है यार क्या पहना करता था मैं, ठीक है ना बेटा, जबकि वो चीजें उस टाइम पर ट्रेंड में होती थी। क्लियर है बात, समझ में आई बात बेटा। लास्ट हेडिंग है रिलेटिविटी, ठीक है ना, बस लास्ट हेडिंग और फिर खत्म कर रहे हैं टॉपिक को बेटा। हेडिंग का नाम है रिलेटिविटी, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट, दैट मीन्स बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। सर बहुत आराम से समझ लेना, ये पेपर में आया हुआ टॉपिक है और बहुत बार आया हुआ टॉपिक है। मैं क्या बोल रहा हूं, हेडिंग का नाम है रिलेटिविटी बेटा। बिजनेस एनवायरमेंट कंट्री वाइज डिफर है, और बेटा बिजनेस एनवायरमेंट जरूरी नहीं है कंट्री वाइज ही डिफर हो, एक ही कंट्री के दो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंट हो सकता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ये, डिमांड फॉर साड़ी में बी फेयरली हाई इन इंडिया बट इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, फ्रांस में बिल्कुल नहीं है, क्यों सर वहां का बिजनेस एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है, आपके यहाँ का बिजनेस एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है। यहाँ जैसा कल्चर है वैसा प्रोडक्ट बिकता है, वहां जैसा कल्चर है वहां वैसा प्रोडक्ट बिकता है। समझ में आया? मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेटा दो कंट्री का ही बिजनेस एनवायरमेंट डिफरेंट होगा, दो अलग अलग रीजन का बिजनेस एनवायरमेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास, एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल और समझो, हमेशा बोलता हूं मैं, नॉर्थ इंडिया में जब हम कुकिंग करते हैं बेटा हम मस्टर्ड ऑयल में करते हैं,
सरसों ऑयल तो खाते हैं हम बेटा, ठीक है ना। साउथ इंडिया लोग जाते हैं केरला घूमने, आपने सुना हो बेटा, वो कोकोनट ऑयल में करते हैं, ठीक है ना बेटा। और आप खा नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, उल्टी कर दोगे 1001%। बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। तो अलग अलग रीजन में बिजनेस एनवायरमेंट डिफरेंट है बेटा। वहां का कल्चर वैसा है, यहाँ का कल्चर वैसा है बेटा। हमारे लोग ज्यादा राइस नहीं खाते, हमारे लोग बेटा ज्यादा नॉनवेज भी नहीं खाते। साउथ इंडिया में वही खाते हैं। पता है क्या, हम नॉर्थ इंडियंस क्या बोलते हैं, राइस खाने से मोटे हो जाते हैं, और वो जितना मर्जी खा ले उन्हें कुछ नहीं होता। वो तो 3 टाइम राइस खाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता बेटा। समझ आई बात। बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री। एक सबसे काम का एग्जांपल मैकडी, सबसे काम का एग्जांपल है मैकडी का बेटा। बाबू मैकडी इंडिया में जब आया तो बेटा 3 साल ऑपरेट करके फेल होकर वापस गया, फेल हो गया था मैकडॉनल्ड्स इंडिया में, वापस गया। उसने बेटा स्टडी करा कि मैं फेल कैसे हो गया, मैं हर कंट्री में मैं इतना पॉपुलर हूं, ये मैकडी इंडिया में फेल कैसे हो सकता है। तो बेटा उसने देखा कि इंडिया में वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत पुरानी बात है बेटा, 90s की बात है कि इंडिया में वेजिटेरियन लोग हद से ज़्यादा हैं बेटा, ठीक है ना। आज की तारीख में तो नॉन वेजिटेरियन बढ़ते चले जा रहे हैं। बाबू मैकडी फेल हो गया था और मैकडी सिर्फ नॉन वेज मेन्यू के साथ होता था। जब उसने देखा कि इंडिया में वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं तो उसने बेटा पहली बार अपना वेज मेन्यू इंडिया में लॉन्च करा, और बेटा फिर वो इंडिया में जाके सक्सीड हुआ। पहला बर्गर वही है, मैक आलू टिक्की बर्गर, ठीक है ना। और आज भी मैकडी का बस 2-3 देशों में ही वेज मेन्यू है, बाकी सारे देश में मिलता ही नॉन वेज है ही नहीं वेज मेन्यू कहीं पर। इंडिया में है, कनाडा में है, और जहां पर इंडियंस ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे कि दुबई वगैरह, 1-2 वेज प्रोडक्ट है उनके बस। समझ आया बेटा रिलेटिविटी क्या चीज़ है। बिजनेस एनवायरमेंट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट कंट्री एंड डिफरेंट इवन इन द सेम कंट्री, क्योंकि 2 अलग अलग कंट्री का बिजनेस एनवायरमेंट अलग है। अगर मैकडी हर कंट्री में फेमस हो जरूरी नहीं है इंडिया में चल जाए, क्योंकि इंडिया का बिजनेस एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है। क्लियर हुई इतनी बात। चलो एक बार रीड करना पहले ये टॉपिक। लो बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा स्लेप्ट पे चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर में आता है टॉपिक या तो फैक्टर्स के नाम से, या फोर्सेस के नाम से, या डायमेंशंस के नाम से। कह सकता है बेटा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, किसी भी नाम से आ सकता है। सबसे पहली चर्चा बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, अगर ये आज पूरा हो गया तो बेटा फिर कल चैप्टर खत्म होना तय है। लो जी सुन के जाना बेटा। बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मैंने बोला 4 बातें आती हैं। इंटरेस्ट रेट, ये 4 स्पेसिफिकली याद रखनी है, आता बहुत कुछ है बेटा। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और बेटा एक्सचेंज रेट। सब पर अलग अलग एग्जाम्पल मेरे पास हैं, बहुत आराम से सुनना इनके बारे में। बेटा एक बात बताओ, स्लैप्ड या कोई और फैक्टर कभी बिजनेस के कंट्रोल में होता है? नहीं होता। और ये सब मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं। इंपैक्ट में भी पॉजिटिव और इंपैक्ट में भी नेगेटिव। चलो जी मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी के पॉजिटिव इंपैक्ट का एग्जांपल दे दूंगा, किसी के नेगेटिव का, ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो इंटरेस्ट रेट से करते हैं स्टार्ट। लो जी इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल सुनना बेटा। डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों में 14 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। जब बैंकों में 14 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए तो बेटा आरबीआई को टेंशन सताने लगी कि बैंक इतना ब्याज देंगे कहां से लोगों को। तो बेटा आरबीआई ने सोचा कि हम लोन पे ना इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। लेकिन आरबीआई ने सोचा मैं हर लोन को कम नहीं करूंगा, कुछ लोन को कम कर देता हूं। बेटा सबसे ज्यादा डीमोनेटाइजेशन में इंपैक्टेड इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल। तो बेटा आरबीआई ने व्हीकल लोन पे इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया। और बेटा हाउसिंग लोन, सरकार की पॉलिसी में हमेशा रहता है कि मुझे 2022 तक सबको घर देने हैं, 2023 तक देने हैं, तो बेटा उन्होंने हाउसिंग लोन पर भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया।
कि अगर कोई घर बनाएगा खरीदेगा तो तब भी ब्याज बहुत कम कर रहे हैं हम लोन पर, और अगर कोई व्हीकल खरीदेगा तो हम भी ब्याज रेट बहुत कम कर रहे हैं। इन दो लोन पर बेटा आपने इंटरेस्ट रेट सब्सटेंशियली कम कर दिया। अब एक बात सोचना बेटा, आप एक कंपनी हो जिसका नाम है मारुति सुजुकी, आप एक कंपनी हो जिसका नाम है ह्यूंडई, आप एक कंपनी हो जिसका नाम है होंडा, आप एक कंपनी हो जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट, आप एक कंपनी हो जिसका नाम है श्री राम सीमेंट। बेटा आपने कहा आरबीआई को ऐसा करने के लिए? आरबीआई आपके कंट्रोल में है? नहीं बेटा, आपने नहीं कहा। लेकिन आप आरबीआई के ऐसा करने से बेटा क्या हुआ, आपकी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आने लगा। लोग लोन लेने लगे और बेटा कारें खरीदने लगे, लोग लोन लेने लगे और घर बनाने लगे। सर ध्यान रखना, स्लैप्ड जब भी इंपैक्ट डालता है पूरी इंडस्ट्री पर इंपैक्ट डालता है, एज अ होल इंपैक्ट डालता है, किसी एक बिजनेस को इंपैक्ट नहीं किया इसने। सब बिजनेस, कारें सबकी बिक्री हैं, लोन ले रहा है कोई मारुति की कार ले रहा है, लोन ले रहा है कोई ह्यूंडई की कार, कोई होंडा की कार, कोई फॉक्सवैगन, अलग अलग टाटा, हर एक कंपनी की कार बिक्री है बेटा। तो क्या इंटरेस्ट रेट मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है? दिखाई दे रहा होगा इंपैक्ट। सर लोग लोन लेने लगे, कोई अंबुजा का सीमेंट लगा रहा है, कोई श्रीराम सीमेंट लगा रहा है, और XYZ हजारों कंपनियां बेटा, कोई किसी कंपनी का सीमेंट लगा रहा है, कोई किसी कंपनी का सीमेंट। सर आपने कहा था कम करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट? नहीं, लेकिन आपके बिजनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आने लगे। तो इंटरेस्ट रेट मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, और बेटा ये पार्ट होता है हमेशा इकोनॉमिक एनवायरमेंट का। क्लियर बात? इंटरेस्ट रेट ओके। बेटा बात करते हैं इसके बाद एक्सचेंज रेट की। बाबू बहुत बार एग्जांपल दिया है मैंने इसका। आप इंडिया के रेजिडेंट कोई प्रोडक्ट खरीदते हो यूएस से, और बेटा आपने यूएस से प्रोडक्ट खरीदा $1 लाख का, ठीक है ना? आज प्रोडक्ट खरीदा, आज 1 अप्रैल है बेटा, और आज 1 अप्रैल को $1 का दाम मान लो 72 रुपये। बेटा कायदे से आपको आज 72 लाख चाहिए, $1 लाख पे करने के लिए। आपके पास 72 लाख होंगे, 72 लाख एक्सचेंज करोगे, $1 लाख मिलेंगे और यूएसए में पे कर दोगे। यही सिस्टम है। आपने आज पे नहीं करा, और हुआ क्या बेटा, जब आपने पे करने की सोची, मान लो आपने 15 दिन बाद पे करने की सोची, तब $1 का दाम 73 रुपये हो गया। सर आपने कुछ नहीं करा, एक्सचेंज रेट तो किसी के हाथ में है ही नहीं भाई, भूल जाओ, दूर दूर तक किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन बेटा एक्सचेंज रेट ने आपके बिजनेस पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया। बेटा 15 दिन के चक्कर में डॉलर $1 की कीमत बढ़ गई, यानी कि आज 73 लाख रुपए चाहिए $1 लाख खरीदने के लिए। आपने कुछ नहीं करा, बस 15 दिन इंतजार करिए और $1 लाख का नुकसान। तो एक्सचेंज रेट आपके बिजनेस पर इंपैक्ट डालता है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अगर मैं बोलूं बेटा 71 हो गया तो 1 लाख कमा लिया आपने। पहले 72 लाख के मिलते $1 लाख, अब 71 लाख के मिल जाएंगे तो आपने 1 लाख कमा लिए बेटा। तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ सकता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है। समझ आई बात? कैसे इंपैक्ट डालता है इंटरेस्ट रेट, कैसे इंपैक्ट डालता है एक्सचेंज रेट। क्लियर वासु? बढ़े आगे। बेटा ये दोनों का एग्जाम्पल साथ साथ लेंगे, इन्फ्लेशन रेट और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा डिस्पोजेबल इनकम समझते हो क्या होती है? वो इनकम जो खर्चने के लिए बच जाती है। समझाने के लिए बोलता हूं, एक इंसान ने बेटा इनकम अर्न करी 100 रुपए, ठीक है, और इनकम टैक्स है 100 रुपए पे मान लो 10 रुपए, तो बेटा जो ये ₹90 है ना, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है जी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो इनकम खर्चने के लिए बच जाती है। मैंने 100 कमाए, 10 रुपए सरकार को इनकम टैक्स दे दिया, तो मेरे पास खर्चने के लिए 90 बचा। ठीक है जी। मान लो बेटा मैं सेम एग्जाम्पल में ही दोनों बातें क्लियर करूंगा, आराम से सुनना। मान लो बेटा आज मेरी इनकम 90 रुपये है और बेटा मैं ये स्टूल खरीदना चाहता हूँ, और आज मैं पता करने गया ये स्टूल की कीमत कितनी है। बेटा उन्होंने बोला ये स्टूल की कीमत आज 90 रुपये। क्या मैं आज खरीद सकता हूँ इसको? मेरे पास कह रही नहीं, 90 रुपये मेरे पास है, 90 रुपये ये स्टूल की कीमत है, आज खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता? आज तो खरीदने लायक हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। लेकिन मानो बेटा मैंने आज ये नहीं खरीदा और मैंने क्या करा, बैंक एफडी करा दी इसकी 90 रुपये की। बेटा 90 रुपये मैंने बैंक एफडी करा दी और बैंक एफडी मान लो मुझे ब्याज देती है बेटा 5%, यानी कि बेटा मुझे 4.5 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद मेरे हाथ में पैसे आएंगे 94 रुपये 50 पैसे। 5% ब्याज मिला बेटा, 90 रुपये मेरे और 5% ब्याज के जोड़कर कितने आए बेटा? 94 रुपये और 50 पैसे आए।
लेकिन बेटा इंडियन इकोनॉमी में मान लो इन्फ्लेशन रेट ही 10% है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है ना। अगर बेटा पिछले साल ये स्टूल 90 का था तो अगले साल 10% इसकी कीमत बढ़ गई, ये बेटा 99 का हो गया। बेटा इस साल खरीदने लायक हो और जिंदगी में इसके बाद कभी भी खरीदने लायक नहीं हो। समझ में आई? होलसेल प्राइस इंडेक्स लगभग 6-7% रहता है इंडिया में। हर साल 6 से 7% महंगाई बढ़ रही है बेटा। एफडी उतना ब्याज नहीं दे रही। तो दिखाई दे रहा है बेटा कैसे इन्फ्लेशन रेट इंपैक्ट डालता है मेरे ऊपर, कैसे बेटा मेरी डिस्पोजेबल इंपैक्ट डालती है मेरे ऊपर, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल है जिनको लगता है दुनिया की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट एफडी होती है। जनरली हमारे पेरेंट्स, जिनको लगता है बस एफडी मतलब बस सब कुछ एफडी में ही है, बस सारे दुनिया के रस एफडी में है, ठीक है ना भाई। एफडी करा दो जितने रुपए पड़े हैं। ये नहीं पता कि एफडी सिर्फ 5% ब्याज देगी और इन्फ्लेशन 6-7% बढ़ जाएगा। आप एक ही साल में बेटा वो चीज खरीदने लायक नहीं बचोगे, ठीक है ना। सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट दुनिया की एफडी होती है, हैं 5-5.5%। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।